अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर के बारे में। तो क्लास 11 के लिए आज की क्लास है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट और परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट देखो, पहली बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बेसिक आइडिया है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्सट्रीमली स्मॉल रहते साइज में, और उनके जो नंबर्स है और भी स्मॉल रहते, जैसे कि उनका कुछ भी वैल्यू लेना है तो वो और छोटी रहती, मतलब बड़ी वेरी लार्ज, इसीलिए ऐसा लिखा है जैसे कि 0.0000 ऐसा बहुत दूर तक चले जाता है, तो वैसे में वेरी लार्ज बोल के लिखा हो इसीलिए। तो ऐसे टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड, एक कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड वाला यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो वो यूनिट बनाए, फिर जो क्या होता है, मोल बोल के यूनिट बनाए, जिससे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंटिटीज को काउंट कर सके। अब जैसे कि एक छोटा सा अगर कोई बॉक्स भी ले लिया आप, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को मोल्स में कैलकुलेट करते हैं कि ये रिएक्शन में इतने मोल्स ऑफ सोडियम यूज़ हुआ, इतने मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज़ हुआ, ऐसा बोल के। तो एसआई सिस्टम में मोल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था सेवेंथ बेस क्वांटिटी फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। जैसे कि यहाँ पे 7 मोल ऑफ NaOH प्लस 8 मोल ऑफ H2O, ऐसा करके रिएक्ट करते। रिएक्शंस में मोल्स में डिटरमाइन होता। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल सेकेंड ईयर में भी आता, इसका मोल के बारे में कई चैप्टर्स में आ जाता आपको, इसीलिए मोल के बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं मोल में, उसको कहीं पे भी लिखना भी रहा, कोई यूनिट में जो है लिखना रहा, तो MOL में लिखना। ओके, तो 1 मोल का डेफिनेशन इतना है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली ऑफ 12 ग्राम ऑफ 12C आइसोटोप। 12C आइसोटोप मतलब कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास 12 है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स रहते हैं, एक का मास 12 है, एक का मास 13 है, और एक का मास 14 है। तो जो ये 12C आइसोटोप है, वो 12C आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 grams रहना। 1 mole is the amount of substance that contains as many particles as there are atoms, exactly 12 ग्राम of 12C आइसोटोप, मतलब जितने कार्बन एटम 12 ग्राम ऑफ ये आइसोटोप में आते, उतना रहता 1 मोल। ठीक है, तो मास कितना रहता C12 एटम का, वो 1.992 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 ग्राम रहता। और क्योंकि कार्बन का 1 मोल तो ऑब्वियसली 12 ग्राम ही वे करेगा, इसीलिए 1 मोल को ऐसा कैलकुलेट करते हैं 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.992, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से डिवाइड करें तो ये आता अपने को 6.0221367 टाइम्स 10 की पावर 23। यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर की बुक्स में आप लोगों को NCERT में तो इतनी बड़ी वैल्यू दिया हुआ है, मगर अक्सर इसको जो है ना नियरेस्ट वैल्यू बोल के 6.023 ले लेते, या फिर 6.022 भी ले लेते इंटू 10 पावर 23 करके। इतने लंबे वैल्यू नहीं रहते, नियरेस्ट टू 3, नियरेस्ट टू 2, इतना ही देखने को मिलता फिजिकल केमिस्ट्री में आपको, इससे ज़्यादा पीछे तक नहीं जाते डेसिमल्स में। इतना याद रख लो कि बस नियरेस्ट टू 3 डेसिमल्स, नियरेस्ट टू 3 डेसिमल्स मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आना। ये एक आ गया, दूसरा, ये तीसरा, बस इतना ही। और एक आध नंबर से उतना फर्क भी नहीं होता वैल्यू पे। अब जैसे कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 लिखो और 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखो, तो आंसर कोई पूरा डिफरेंट नहीं आता। ऑप्शंस में जो आपको टिक करना रहता, आपको उसके नियर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर वैल्यू मिल जाती है उसको कर देना। अगर ऑप्शंस में बहुत ही एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में,
तो आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेके कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि अक्सर होता नहीं। ऑप्शंस में थोड़ा ना तो थोड़ा दूर दूर रख के देते हैं। आप समझो एक वैल्यू अगर 10 है तो दूसरी 20 रहती, तीसरी 23 रहती है, ऐसा। तो अब देख लेना, आपको थोड़ा थोड़ा ही लेना राउंड फिगर भी। अब जैसा ये नहीं करना कि 6.03 ले लेना डायरेक्ट, उतना दूर भी नहीं जाना। तो वैसा करके प्रॉब्लम्स के सॉल्व करना रहता। यहाँ पे इन एनसीईआरटी में ऐसा दिया, बल्कि मैं ऐसा एग्जैक्ट लिखा, मगर बोल दे रहा हूँ ना ये पूरा फ़ोन नंबर के उतना नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 6.023 इंटू 10⁻23 याद रख लेना। और ये 1 मोल की वैल्यू है। 1 मोल ऑफ एटम बोल तो इतने एटम्स रहते हैं उसमें एक मोल में। नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम। एक सेपरेट नेम दिए जिसको अवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो नंबर है ना 6.023 इंटू 10⁻23, इसको अवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल इज इक्वल टू Na बोल के भी लिखते हैं। 1 मोल इक्वल टू n सफिक्स a। n सफिक्स a मीन्स अवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये भी याद रख लो, ये बहुत बार आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू n सफिक्स a। इसके बारे में और भी लिखा हुआ है। अवोगाड्रोस कांस्टेंट या फिर अवोगाड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय Na इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट अमेडो अवोगाड्रो, ठीक है। ये मैं अभी बोला है Na से डिनोट होता बोल के। Thus now we can say that 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक मोल में इतना। देखो यहाँ पे राउंड फिगर ले लिया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे राउंड फिगर ले लिया था। पहले मैं बोला था आप लोगों को कि इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है बोल के, इसीलिए बोला था। यहाँ पे उतने लंबे वैल्यूज रखते ही नहीं, उतना कॉम्प्लिकेट करते ही नहीं कैलकुलेशन को 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए। तो एक हाइड्रोजन के एक मोल में इतने हाइड्रोजन के एटम्स रहते। 10⁻23 मतलब सोचो आप लोग, 23 जीरोस, 6 के बाद भी अगर 23 जीरोस लगाए तो कितना बड़ा नंबर होता हो। बढ़ते बढ़ते उतने ज़्यादा एटम्स रहते एक हाइड्रोजन, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन। और 1 मोल ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स रहते वाटर के, क्योंकि वाटर तो H2O है ना। तो 1 मोल ऑफ वाटर मतलब उतने मॉलिक्यूल्स है वाटर के उसमें, H2O। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज द मोलर मास। अब कोई सब्सटेंस का मास निकाले, लेकिन एक मोल का अगर मास निकाले कोई सब्सटेंस के, तो वो मोलर मास रहता है उसका। सिंपल सी बात है। मोलर मास जो है ग्राम्स, अगर वो सब्सटेंस का ग्राम्स में निकाले मोलर मास, तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास उसका जो है ना AMU या फिर U में रहता। अगर मोलर मास ग्राम्स में रहा तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास AMU और U में रहता। और अगर आप लोगों को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास नहीं मालूम तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करा उसके बारे में। मोलर मास ऑफ वाटर, ये थोड़े कॉन्स्टेंट्स के दिए हुए हैं, जो याद रखे तो अच्छा है। जैसे कि मोलर मास ऑफ वाटर है और मोलर मास ऑफ NaCl है, यहाँ पे दिया हुआ है 58.5 और ये 18.02। तो चलो गाइस, अब बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में ज़्यादा कुछ टफ तो नहीं है दिया हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट की बात करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, आपको आगे रिएक्शंस में जो है ना फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत काम में आता। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट बोलते मास ऑफ द दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। दैट एलिमेंट बोलते जो एलिमेंट का फाइंड करना है मास, और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो वो परसेंटेज आपको निकालने का है। मोलर मास कंपाउंड का चाहिए और एलिमेंट, जो एलिमेंट का निकालना है वो एलिमेंट का मास। तो मिल गया तो कैलकुलेट कर सकते, डिवाइड करके इनटू 100 कर देना, तो मोलर मास, तो क्या मास परसेंट मालूम है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते वाटर का। वाटर का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें मोलर मास वाटर का है 18.02 ग्राम, ये पहले भी बता दिया था मैं। और मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इधर से कैलकुलेट करते हैं, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन दोनों भी। जैसे कि ये देखो 2 इंटू 1 पॉइंट। अब जैसे कि देखो वाटर में जो है ना 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता वाटर में, तो इसीलिए
2 इंटू 1.08008 लिए। 2 क्यों लिए बोले कन्फ्यूजन होगा ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए लिए 2 की 2 हाइड्रोजन रहते इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये मोलर मास ऑफ वाटर, डिवाइड करें तो 11.18% ऑफ हाइड्रोजन है वाटर में, और मास परसेंट बाय मास, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 16/18.02 इंटू 100, तो 88.79% ऑक्सीजन है वाटर में बाय मास, मतलब वाटर का ज़्यादातर मास जो है ऑक्सीजन की वजह से ही है, हाइड्रोजन में उतना खास मास है ही नहीं। वाटर का जो भी वेट रहता वो 88% तो ऑक्सीजन की वजह से ही रहता, 88.79% ऑक्सीजन की वजह से ही रहता वेट, बाकी का थोड़ा बहुत जो रहता वो हाइड्रोजन की वजह से रहता, क्योंकि देखो 11.18% ऑफ मास रहता, मास ऑफ हाइड्रोजन रहता वाटर में। तो जो पानी जो है ना, अब समझो यहाँ पे 100 लीटर पानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टब है उसमें 100 लीटर पानी है जिसका वेट नियरली 100 केजी होगा, ठीक है, 100 केजी अगर वेट है तो वो 100 केजी में से ऑक्सीजन का वेटेज 88 केजी 790 ग्राम के आसपास रहता, 88.79 केजी, और हाइड्रोजन का जो वेट रहता वो 11.18 केजी रहता, 11 किलो के आसपास हाइड्रोजन रहता उसमें, और 88 केजीज के आसपास ऑक्सीजन रहता, अगर 100 किलो का पानी का कोई कंटेनर है तो, सिर्फ अगर पानी की वैल्यू उसमें 100 किलो है, ठीक है, इग्नोरिंग द मास ऑफ कंटेनर, तो वैसा रहता, ठीक है। अब तो क्लियर आइडिया हो गया होगा। अब इसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मास परसेंट, लेट अस नाउ सी व्हाट इन्फो कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द परसेंट कॉम्पोजिशन डेटा। अब मास परसेंट का तो आइडिया लग गया, अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि शायद आप लोग पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। केमिकल फार्मूला जो रहता है, जैसे कि यहाँ पे CH4 है मीथेन का, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको लिखने के दो तरीके रहते हैं। अब ऐसे ही कोई बड़ा कंपाउंड आ गया जैसे कि C2H5 है, या फिर CH3COOH है, वैसे ही हर कंपाउंड को लिखने का एक उसका फॉर्मूला लिखने का जो है ना एक अलग तरीका रहता, तो इसीलिए दो टाइप के फॉर्मूला रहते, एक रहता है एम्पेरिकल फार्मूला, एक रहता मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसको रिप्रेजेंट करता फॉर्मूला को, वो कंपाउंड को सिंपलेस्ट रेशियो में, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता। अब जैसे कि कोई कंपाउंड है समझो C4H16 बोल के, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालो बोले तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH4 आता, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला निकालना बहुत इजी हो जाता, क्योंकि सिर्फ जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनका रेशियो कर देना, फिर ऐसा निकाल देना बोले। अब इधर से इधर जाना बोले तो आपको बहुत से दूसरे वैल्यूज निकालना पड़ता, जैसे कि मास परसेंट, मोलर मास, ऐसे वैल्यूज निकालना पड़ता, तो वो हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करके ये एम्पेरिकल फार्मूला बना सकते, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में, और ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट, exact number of carbon atoms, exact number of hydrogen atoms present in the compound, वो हिसाब से बना molecular formula. If mass percent of various elements is known, then empirical formula can be determined. अगर mass percent है मालूम आपको दोनों compounds का, तो empirical formula निकाल सकते, और molecular formula निकाल सकते अगर molar mass भी मालूम है तो, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आगे एक प्रॉब्लम है जो कि NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर EAP सेट। NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम अगर जिन लोगों को मालूम होगा तो जो है ना
जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते, लेकिन फिलहाल तो अपन सिर्फ एपसेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, तो इसीलिए एपसेट के हिसाब से पढ़ेंगे अभी। फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि जेई मेंस में भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में से बहुत से क्वेश्चंस वही लेवल के आ जाते हैं केमिस्ट्री में। जेई मेंस की केमिस्ट्री अब तो हद से ज़्यादा ईजी हो जा रही, और एपसेट तो एपसेट। A compound contains 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon, 71.65% of chlorine. Its molar mass is 98.96 ग्राम। मोलर मास जो है इसका वो है 98.96 ग्राम से मोलर मास, उसके एक मोल का मास। और व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज पूछा, तो ये प्रॉब्लम को ना थोड़ा स्टेप्स में डिवाइड करके करना पड़ता अपने, अच्छे से सुकून से करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा लंबा प्रोसेस दिया हुआ है, दिखने में लंबा है वो, लेकिन है बहुत सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। ओके, तो वैसे भी वीडियो 17-18 मिनट की तो हो गई, बहुत लंबी जा रही। हाँ, तो देखो सैंपल के तौर पे अपन 100 ग्राम कंसिडर करेंगे टोटल कंपाउंड, अगर 100 ग्राम का है तो। अगर टोटल 100 ग्राम का कंपाउंड है तो उसमें से 4.07 ग्राम तो हाइड्रोजन है, और अपना कार्बन 24 ग्राम्स के आसपास है, 24.27 ग्राम्स है कार्बन। और तीसरा क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज़्यादा 71.65 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, ऐसा कंपाउंड है। ठीक, तो ऐसे ऐसे वैल्यूज मिल गए अपने को, इन लोगों के मासेस मिल गए, हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास, और अपने इसका क्लोरीन का मास। तो अब क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कार्बन के कितने हैं, क्लोरीन के कितने। हाइड्रोजन का अपने को मास मालूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा छोटा लिख देना, सफिक्स दिखे, एन सफिक्स एच है, ये कंफ्यूज मत हो भाई। एन सफिक्स एच क्या आता है, एन सफिक्स एच जो है आपका, जो यहाँ पे गिवन मास है 4.07 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास, स्टैंडर्ड मास ये रहता, तो ग्राम 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 से ग्राम कट गया। तो देखो मोल्स का तो कोई यूनिट नहीं रहता ना, सिर्फ जो है ना नंबर रहता, वो नंबर का कोई यूनिट नहीं रहता। तो ये इसकी वैल्यू जो है ना नियरली 4 आ रही, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में जो है ना 4.04 दिया हुआ है, मैं अभी फिलहाल वैसे लिख दे रहा हूँ, मगर बाद में वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, नियरली 4 बोल के भी लिख दे सकते, क्योंकि ये सेकेंड डेसिमल पे है थोड़ा बहुत चेंज, यहाँ पे तो 0 ही है, परफेक्ट ही है ना, इसीलिए उसको उतना वो नहीं करते। ओके, अब वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन देख लो, कार्बन का मास यहाँ पे 24.27 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन क्या रहता अपना 12.01 इज इक्वल टू 2 आता नियरली, इतना तो मालूम, इधर 2.021 लिखे हुआ है, तो चलो देखेंगे वैसे ले लेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन 71.65 डिवाइड बाय मास ऑफ क्लोरीन 35 रहता, इक्वल टू ये भी सेम 2.021 आ रहा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो एक काम करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पेज। तो अब इसके बाद देखो तीनों के मासेस आ गए ना, तो वो मासेस को अपन रेशियो में ले लेना, जैसे कि पहले आया 4.04 इज टू 2.021 इज टू 2.021, तो रेशियो क्या आता 2:1:1, ऐसा रेशियो आया अपने पास।
तो मतलब एम्पेरिकल फार्मूला तो ये हो गया कि HCH2Cl, ऐसा है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब उसका ये है अपने रिक्वायर्ड कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, तो अब ऐसे ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते, जिससे जो है ना, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालना। जैसे कि इसका मास निकालना पड़ता, कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस आपका क्लोरीन का मास 35, क्लोरीन का मास 35, और ये देखो प्लस थोड़ा सा 7 के वैसा हो गया ना, 35 इज इक्वल टू 49 आ रहा था। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास EFM, एम्पेरिकल फार्मूला मास आपका 49 ग्राम आ रहा था, और जो आपको क्वेश्चन में मास दिया हुआ था वो 98.96 ग्राम दिया हुआ था। तो लिखेंगे तो उन दोनों को डिवाइड करना, तो जिससे आपको n की वैल्यू मालूम होती। n क्या रहता है बोले तो, जो नंबर से रेशियो निकाले तो एम्पेरिकल फार्मूला आता, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिख देता हूँ मैं, CH2Cl आया था, जिसकी वजह से उसका मास निकला। अब वो मास से अपन रेशियो निकालेंगे कि 98.96 डिवाइड बाय 49, दिस इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मतलब एम्पेरिकल फार्मूला into n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये तो बहुत सिंपल है, एम्पेरिकल फार्मूला में ये जो वैल्यूज है इन सबको डबल कर दिया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता। C2H4Cl2, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला रिक्वायर्ड कंपाउंड का, और ये है एम्पेरिकल फार्मूला। ये दोनों आंसर्स आ गए, एनसीईआरटी में पूरा सोल्यूशन करके दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है ना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, अल्लाह हाफिज़। और ये PDF के लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है।